प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं n से, स्मॉल n से, जो कि फर्स्ट क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर्स के इंट्रोडक्शन पे मैंने वीडियो बना दी, अगर वो नहीं देखी तो पहले देख लें, ताकि आपको क्वांटम नंबर्स का बैकग्राउंड पता लग जाए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और क्वांटम नंबर्स का आपस में क्या ताल्लुक है वो पता लग जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, श्रोडिंगर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या काम किया ये भी मिलेगा। बाकी साइंटिस्ट का जो वर्क है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो तो मैंने पहले बता दिया एक ही वीडियो में, वो भी देख सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं साइंटिस्ट का वर्क। आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे ताकि आप को मज़ीद अच्छी तरह तैयार हो जाए। नोट्स बनाते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहले इसको n से शो किया जाता है, ये बात आपको पता है, और स्मॉल n से। और प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी चेक कर लें, ये इसकी स्पेलिंग वही होती है जो स्कूल का या कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, PAL, मतलब हेड ऑफ क्वांटम नंबर्स। इसी वजह से इसको प्राइमरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। कौन सा क्वांटम नंबर? प्राइमरी क्वांटम नंबर भी इसे कहते हैं, इसका नाम है। अब आते हैं इसकी डिस्कवरी पे। इसको डिस्कवर किसने किया, यहाँ पे कंफ्यूजन है ऐसे ना, डिस्कवर्ड, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय, स्पेलिंग मिस हो जाए तो ठीक कर लेना, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय नील बोहर। किसने? बोहर ने। आपको पता होगा शेल्स का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? बोहर ने। बोहर के एटॉमिक मॉडल से पता लगता है, उसने डेफिनेट एनर्जी लेवल्स का वर्ड यूज़ किया था कि इलेक्ट्रॉन उनमें मूव करता है न्यूक्लियस के गिर्द। तो शेल्स का जो कॉन्सेप्ट है, आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है शेल्स को बताता है। एन जो एन की वैल्यू होती है शेल्स को डिनोट करती है, ऑर्बिट को या एनर्जी लेवल्स को, एक ही बात है। तो डिस्कवर्ड किससे हुआ था? डिस्कवरी किस का क्रेडिट किसको जाता है? नील बोहर को। पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, इसको कंफ्यूज इससे नहीं हो जाना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डिस्कवरी में श्रोडिंगर नहीं लिख देना। हाँ, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताती है, बट जैसे मैंने बताया था पहले, जैसे एटम का वर्ड सबसे पहले डेमोक्राइटस ने यूज़ किया, उसके बाद मॉडिफिकेशन आती गई, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता गया, बट जिसने पहली मर्तबा जो वर्ड यूज़ किया होता है उसी का लिखते हैं। तो लिहाजा इसकी डिस्कवरी के क्रेडिट नील बोहर को जाएगा। 2 पॉइंट्स हो गए। आगे देखिए, इसकी जो वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है 0 होती है? नहीं। क्यों नहीं होती बताता हूँ। 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 प्लस में 4 सो ऑन एंड अप टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तक जाती है। 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। याद रखना, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सॉरी 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, 0 नहीं हो सकती। n की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। क्या मतलब है? n की वैल्यू 1 है, इसका क्या मतलब है? पहला शेल है, के शेल जिसे बोलते हैं। n की वैल्यू 2 है, l शेल है, दूसरा शेल। n की वैल्यू 3 है, तीसरा शेल, m, के एल एम। n की वैल्यू 4 है, मतलब n एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाते हैं अप टू इन्फिनिटी, काउंटलेस, इन्फिनिटी तक जाते हैं। देखें, अगर मैं ये कहूँ, इसको थोड़ी सी डायग्राम से समझा दूँ। सपोज ये एटम का न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई नहीं होता, इस वजह से एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव साइन लिखा जाता है। ये फर्स्ट शेल है, इसमें n की वैल्यू 1 होगी, और शेल नंबर 1 जिसको k कहते हैं। दूसरा l होगा ये, फिर इस तरह एल एम, n की वैल्यू जिसमें 2 होगी, फिर इस तरह m n o p, इस तरह चलते जाएंगे। तो शेल्स को ये डिनोट कर रहा है। n की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। वैसे अगर मैं कहूँ n की वैल्यू 0, क्या मतलब? शेल ही नहीं है, ये तो कोई बात भी ना हुई। n की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, और ना ही फ्रैक्शन में माइनस में हो सकती है, कभी भी नहीं। n की वैल्यू ऑलवेज नेचुरल नंबर। दूसरे लफ्ज़ों में ये MCQ आता है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स को शो करती है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स, वैसे n है ना, n, तो इधर से भी आप याद कर सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। एक होते हैं होल नंबर्स।
होल नंबर में से अगर ज़ीरो निकाल दें, होल नंबर स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, 0 1 2 3 पॉजिटिव होते हैं ये भी। अगर होल नंबर में से ज़ीरो निकाल दें, पीछे क्या बच जाते हैं, नेचुरल नंबर। इस तरह भी पूछ सकते हैं। ज़ीरो नहीं होती एन की वैल्यू, ये याद रखना है। अब एन की वैल्यूज़ का पता लग गया, और एन की वैल्यूज़ और शेल्स का क्या मतलब है ये भी पता लग गया। याद रखना, जहाँ पे शेल्स आ जाए, शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स, तीनों एक ही बात है, इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। शेल्स, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स एक ही बात है। अब आगे देखें, अब ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, ये सारी देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट करते जाएं। देखिए, इट टेल्स साइज ऑफ शेल या ऑर्बिट की बात है। इट टेल्स साइज ऑफ ऑर्बिट, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ, साइज ऑफ एटम भी कह सकता हूँ। इसे हम साइज ऑफ एटम भी कर सकते हैं। कैसे? सपोज ये एक एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, ये शेल है, ये दूसरा शेल है। इसी तरह ये दूसरा एटम है, इसमें शेल है, ये इसमें शेल है। तो ये एटम का साइज़ भी बताता है। एटम का साइज़ क्या होता है? एटॉमिक साइज़ आपने पढ़ा होगा, एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का जो फासला होता है, इसे बोलते हैं साइज ऑफ एटम। और आपने ये भी पढ़ा होगा, रेडियस ऑफ एटम क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक, या आउटर मोस्ट या किसी भी शेल तक का फासला जो होता है वो रेडियस ऑफ एटम होता है। अगर पहला एटम के न्यूक्लियस से पहले शेल तक का फासला वो फर्स्ट शेल का रेडियस होगा, इसी तरह एटम के न्यूक्लियस से दूसरे शेल तक का फासला वो सेकंड रेडियस होगा, सेकंड शेल का रेडियस होगा। बोहर ने बताया था। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड कर सकता हूँ, ये रेडियस ऑफ एनी शेल, किसी शेल का अगर पहले का करेंगे तो न्यूक्लियस से पहले शेल तक का फासला, तो ये रेडियस भी बताता है शेल का। दो पॉइंट्स हो गए, साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज ऑफ रेडियस या रेडियस ऑफ शेल। तीसरा पॉइंट, ये साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है। ये बात समझने वाली है। अब ऑर्बिटल आ गया, बच्चे आंखें बंद करके लगा देते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नहीं, साइज। पिछले वीडियो मैंने बताया था, एक बात थी कि जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स जो थे, एन, एल और एम। एन करता है डिनोट साइज को, एल करता है शेप को, और एम करता है ओरिएंटेशन को। ये तीन बातें हैं। ओरिएंटेशन ये श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन में बताई थी। साइज, शेप, ओरिएंटेशन, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, SSO, इसका ताल्लुक श्रोडिंगर से है, श्रोडिंगर से, SSSO। अब एक और पॉइंट यहाँ पे, अच्छा ये साइज ऑफ ऑर्बिटल कैसे बताता है? सपोज पहला शेल है, उसमें सब शेल कितने होते हैं? S होता है। उसमें ऑर्बिटल कितना होते हैं? वो भी 1s होता है ऑर्बिटल। इसी तरह दूसरा शेल, इनमें डिफरेंस क्या है ये बताता हूँ। इसी तरह दूसरा शेल है, उसमें जो सब शेल होगा वो 2s सब शेल होगा, ऑर्बिटल भी 2s होगा, ये 2s। अब क्या ख्याल है, जो पहले शेल में ऑर्बिटल होगा 1s और जो दूसरे शेल में ऑर्बिटल होगा 2s, दोनों का साइज सेम होगा? नहीं, इसका साइज बड़ा होगा, 2s का बड़ा होगा। यानी अगर मैं ये कहूँ ये s है जिसकी स्फेरिकल शेप होती है, फर्स्ट शेल में जो s है और ये है सेकंड शेल में जो s, इसका साइज बड़ा होता है। इसका साइज 2s का साइज 1s से क्या होता है? बड़ा होता है, ग्रेटर। ये साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर दूँ, ये डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है। एक ही बात है तीनों का, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिटल। नोट कर लिया? ये पॉइंट है कि डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिटल ये भी बताता है। डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिटल, तीनों का एक ही मतलब है। आगे देखें, अच्छा जो ये पॉइंट था रेडियस ऑफ
शेल या ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो कि नील बोहर ने बताया था अपने एटॉमिक मॉडल में। अब अगर मैं कहूँ किसी भी शेल का रेडियस आपने फाइंड करना, उसका फॉर्मूला होता है 0.529। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, जो रिजल्ट है एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर। क्या मतलब है, अगर मैं पहले शेल का रेडियस फाइंड करना तो R1 हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, मतलब पहले शेल का ये यही आ जाएगा। दूसरे का इधर 2 पुट कर दूंगा, एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 को 0.529 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जवाब आएगा वो दूसरे शेल का रेडियस होगा। ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी बताता है, ये भी आपने याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, जहाँ पे आपको एन की वैल्यू नज़र आए, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी ये बताता है कितनी होती है। अगर फाइनल रिजल्ट लिखूं कि किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी एनर्जी ऑफ ऑर्बिट नहीं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कहीं ज़्यादा बेहतर है। रिवॉल्विंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बैठता नहीं है, रुकता नहीं है। ये बात किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने बताई थी। लेक्चर नहीं देखा तो बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन मुसलसल कॉन्टीन्यूस मूव करता रहता है, ये बात पहले किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने बताई थी। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी nth ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में एन किसको शो कर रहा है? ऑर्बिट को या शेल को या एनर्जी लेवल को। इसका फॉर्मूला होता है -13.31 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर किलो जाउल पर मोल। मतलब अब देखें, अगर मैं फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो वैल्यूज पुट कर दूंगा। एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट शेल है। यही जवाब आ जाएगा -13.31 किलो जाउल पर मोल। ये फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी एनर्जी है। इस तरह आप सेकंड की वैल्यू, एन की वैल्यू 2 पुट करके निकाल सकते हैं। एन का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी होगी? सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वैल्यू होगी। अब इसी तरह एन कुछ और भी बताता है। एन एंगुलर मोमेंटम भी बताता है, जिसका एल से डिनोट करते हैं। एल इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। इसकी वैल्यू दो तरह से निकाली जा सकती है। देखें एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है, ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड। अब फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम ये फिजिक्स में पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर। बस आपने यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना कि फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा। इस तरह अगर मैं फर्स्ट शेल का निकालना चाहता हूँ L1 mvr, ये फॉर्मूला है। एन की वैल्यू फर्स्ट शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये वाला, एन की वैल्यू 1, तो 1h ओवर 2 पाई। एन की वैल्यू पुट कर दी मैंने, जवाब आएगा h ओवर 2 पाई। इसी तरह मैं दूसरे शेल का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहता हूँ, एम वी आर इज इक्वल टू एन की वैल्यू 2 पुट कर दें, 2h ओवर 2 पाई। अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स में वैल्यू आंसर निकालना चाहते हैं, h प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻34 जॉल सेकेंड, और इस तरह 2 और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस तरह थर्ड का भी एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड का क्या आ जाएगा? 3h ओवर 2 पाई, ये थर्ड का। एन की वैल्यू फोर्थ का 4h ओवर 2 पाई। इस तरह एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी कि ये देखें ना, आर और एन का जो स्क्वायर है इसका रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। क्या मतलब है? जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा उसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये फर्स्ट शेल है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड है, और इस तरह ये थर्ड है। मतलब क्या है? न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल का जो रेडियस है R1 ये कम है, इस तरह न्यूक्लियस से सेकंड शेल का जो रेडियस है R2 ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह थर्ड का अगर मैं कहूँ न्यूक्लियस से थर्ड शेल का, ये उससे ज़्यादा हो जाता है, हो जाएगा। मतलब जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ एन की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, वैसे वैसे साइज बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, रेडियस ऑफ शेल बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह एनर्जी का जो रिलेशन था उसमें भी आप देख सकते हैं,
पोटेंशियल, इसमें दो तीन बातें हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, तीन चार बातें ये आपने याद रखनी है। देखें, अब पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कहूँ टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है सपोज, तो टोटल एनर्जी के साथ एन स्क्वायर का रिलेशन इन्वर्स है, बट ये इन्वर्स तब होगा जब यहाँ पे प्लस होता। अब यहाँ पे माइनस है तो इन्वर्स रिलेशन क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। क्या मतलब है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में, वो एन की वैल्यू बढ़ने से क्या होती है, एन की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा तो टोटल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, एन की वैल्यू इंक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे रिलेशन है तो इन्वर्स फॉर्मूला में, बट ये तब इन्वर्स होता अगर साइन यहाँ पे प्लस का होता। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो एन की वैल्यू इंक्रीज करने से एनर्जी भी इंक्रीज होगी, डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा दूसरे लफ्ज़ में। अब इस तरह अब एक है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में। अब अगर मैं एन की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या मतलब है, अगर मैं कहूँ ये न्यूक्लियस है एटम का, ये शेल है फर्स्ट, ये सेकंड, इसी तरह थर्ड फोर्थ बनाते हैं। अब सपोज इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। एक तो उसको न्यूक्लियस से दूर भेज दी है, अट्रैक्शन ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है तो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, घूमता रहेगा। अब यहाँ पे दूर हो गया इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से दूर हो गया है, उसकी अट्रैक्शन से दूर हो गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। यहाँ पे अट्रैक्शन ना हो, वैसे अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं इंसान आहिस्ता हो जाता है, अट्रैक्शन होती है तो ज़्यादा भाग के काम करता है, फिर दिल ही नहीं करता ना। यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, ये चार बड़े काम के एमसीक्यूज़ हैं। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं कि एक शेल में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी होगी, सब शेल्स कितने होंगे, ये सारा ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, जो बाकी क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल या मैग्नेटिक या स्पिन, उसके बाद में पढ़ेंगे। स्पिन के तो होते नहीं है, मैग्नेटिक और एजीम्यूथल के होते हैं फार्मूलाज। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये एक एटम है, सपोज ये एटम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरह कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने पढ़े हुए हैं 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, फिर काउंट करते हैं 8 हो जाएंगे, फिर 18, फिर 32। ये कैसे, कोई ऐसा फॉर्मूला है? हाँ जी, फॉर्मूला है 2n²। वैल्यूज़ पुट कर दें। अगर मैं पहले शेल में, मतलब n की वैल्यू 1 है, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन जानना चाहता हूँ तो n की वैल्यू 1 पुट करूँगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, मतलब पहले शेल में फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे फर्स्ट शेल में। ये फिक्स नहीं होते, मतलब मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 1 भी हो सकता है। अगर किसी शेल में है ये, मतलब किसी एटम में है ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो उसमें तो एक ही आएगा ना, ये मैक्सिमम लिखा होता है, मतलब मैक्सिमम इतने आ सकते हैं। इस तरह अगर मैं कहूँ दूसरे शेल में, सेकंड शेल में, तो आप सेम वैल्यूज पुट करके 2 पुट करेंगे, एन की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 18 हो जाएगा, फिर 32, इस तरह बढ़ते जाएंगे। ये एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला था। अब अगला पॉइंट, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता ही क्या है, शो ही किसको करता है, शेल्स को, ऑर्बिट्स को, या एनर्जी लेवल्स को। अब देखें, अगर मैं कहूँ एक शेल में सब शेल्स कितने होंगे। अब सब शेल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको मैं एक छोटी सी डायग्राम से पहले समझा दूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेल और सब शेल में क्या फ़र्क है। ये देखें, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये सपोज फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। अब इस पे आपने थोड़ा गौर करना है, ये दरमियान वाली लाइनें तो हैं,
ये लाइनें बनी हुई हैं, बट इनका शेल और सब शेल में क्या फ़र्क है। ये सपोज मैं पहला शेल ले रहा हूँ जिसमें n की वैल्यू 1 है। ये लाइन गोल गोल है ना, मैंने इसको सीधी कर दी है। जैसे कहूँ कोई बंदा गोल गोल, उसको पकड़ के सीधा कर दो, ये सीधी कर दी है मैंने, स्ट्रेट कर दी है ये लाइन। ये लाइन किसको शो कर रही है, शेल को। किसको शो कर रही है, शेल को। ये बात यहाँ तक तो आपको पता है। साइंटिस्ट ने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन मज़ीद डिवाइड होती नज़र आ रही है। चलो ये पहला शेल है ना, के शेल जिसे बोलते हैं, के शेल, तो इसको बात नहीं करते। साइंटिस्ट ने देखा ये जो पहली लाइन थी, फर्स्ट शेल की लाइन थी, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो रही थी, मतलब ये एक ही चलती जा रही। इसको मज़ीद जूम करके देखा तब एक ही थी। अब यहाँ पे दूसरे की बात करते हैं, दूसरे शेल की। यहाँ पे आपको समझ आएगा, जिसका जो कि एल शेल है। अब ये वाली लाइन है, ये दूसरे शेल की लाइन को मैंने स्ट्रेट कर दिया। अगर मैं ये कहूँ, ये स्ट्रेट कर दिया मैंने इधर, यहाँ पे समझाने के लिए। ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए। देखिए साइंटिस्ट ने देखा, अगर दूर से मतलब उसको जूम नहीं किया हुआ था, तो देखा साइंटिस्ट ने ये एक ही लाइन है। इसको मज़ीद जूम करके देखा तो ये एक जो लाइन थी, ये दो में डिवाइड होती नज़र आ रही थी। एक लाइन दो में डिवाइड होती नज़र आ रही थी। मतलब अगर हम किसी चीज़ को दूर से देखें तो हमें एक ही नज़र आएगी। अगर मज़ीद करीब होकर देखें माइक्रोस्कोप में, या जूम करके उसे देखें, तो वो एक लाइन दो में डिवाइड होती नज़र आ रही थी। अब इस एक लाइन को क्या बोलेंगे, शेल, जो कि कौन सा शेल है, एल शेल, के एल शेल। ये जो दो लाइंस हैं, इन दोनों क्या बोलेंगे, सब शेल बोलेंगे। फ़र्क समझ आ गया। सब शेल्स मतलब शेल से भी छोटे। सब का मतलब छोटा होता है, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, एटम से भी छोटे। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। देखिए समझ आ गया। अब यहीं पे मैं ऑर्बिटल्स का भी कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। याद रखना, ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में फ़र्क है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं अक्सर बच्चे। ये शेल, ये सब शेल्स। अब ऑर्बिटल्स का बताता हूँ। ऑर्बिटल्स, शेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स एक ही बात होती है। ऑर्बिटल्स और चीज़ होती है। अब ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट क्या था, अभी मैंने ऊपर बताया। ये जो पहला शेल है, जो कि के शेल है, उसमें तो एक ही लाइन थी। वही लाइन किसको शो कर रही है, शेल को भी शो कर रही है। वही लाइन सब शेल को भी। अगर मैं कहूँ पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, ये बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ कि शेल में सब शेल कितने होंगे, ये बताता हूँ अभी। ये देखें, मैं कह रहा हूँ कि एक शेल है, उसमें सब शेल एक ही होगा। एक ही लाइन थी, आगे भी एक ही नजर आई, तो जूम करके देखा फिर भी एक ही थी, जो कि एस सब शेल होगा। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है जिसका नाम एस है। अब ये वाली जो लाइन है, जिसको सेकंड वाली लाइन, जो कि सेकंड शेल है, इसको मजीद जूम करके देखा तो दो लाइनें नजर आ रही थी। पहली जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, सब शेल, एस सब शेल। मतलब सेकंड शेल में दो सब शेल होते हैं, एक एस होता है, एक पी। ये वाली इसे क्या बोलूँगा, पी सब शेल। एक को एस सब शेल, दूसरे को पी सब शेल। साइंटिस्ट ने देखा ये जो पी सब शेल है, कौन सा शेल, पी सब शेल, ये मज़ीद जूम होता दिखाई दिया, मतलब मज़ीद लाइंस में डिवाइड होता दिखाई दिया। अगर मैं कहूँ पी सब शेल में, ये जो पी सब शेल वाली लाइन है, ये मज़ीद 3 में डिवाइड होती नज़र आई। मज़ीद किसमें, कितने में, 3 में डिवाइड होती नज़र आई। इनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। एक का नाम पी एक्स, एक का नाम पी वाई, एक का नाम पी जेड। अगर कोई चीज़ मज़ीद उसे जूम करके देखें तो साइंटिस्ट ने बोला क्या है, ये ऑर्बिटल्स हैं। क्या बोलेंगे इनको, ऑर्बिटल्स। देखिए एस सब शेल में तो एक ही ऑर्बिटल्स होगा, जिसका नाम एस ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, एस ऑर्बिटल। क्या मतलब है, ये जो पहला शेल है, इसको जूम करके देखा तब ये एक ही रही। मतलब इसी को शेल भी बोलेंगे, इसी को सब शेल भी बोलेंगे, इसी को ऑर्बिटल भी बोलेंगे। बट जो दूसरे शेल में एक लाइन दो में डिवाइड नजर आई, एक लाइन दो में, जिसको एक लाइन को शेल, दो लाइन को सब शेल्स। फिर जो एस है वो तो एक ही रहता है, अभी मैंने बताया ऊपर, ये बताया मैंने, एक ही रहता है। बट ये जो पी सब शेल है, ये मज़ीद 3 में डिवाइड होती नजर आई। किसमें, कितने में, 3 में। उन 3 को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल जिसका नाम पी एक्स, पी वाई, पी जेड है। अब शेल में, सब शेल में और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस समझ आ गया डायग्राम से, ठीक है, डायग्राम से। असल में ये जो ऑर्बिटल है, यही 3 डायमेंशनल स्पेस थी। एटम में यही स्पेस थी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब भी हम
इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में ही पुट करते हैं। आपने देखा 1s2 2s2 2px 2py 2pz, इस तरह हम देखते हैं। तो असल में बात ही यही थी, ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट यही था जो कि श्रोडिंगर ने क्लियरली बताया था। अब मेरा सवाल ये है कि एक शेल में सब शेल कितने होंगे। हम तो पढ़ते हैं के शेल है, उसमें एक ही सब शेल होता है, एस सब शेल। इस तरह पी शेल है, उसमें सॉरी के एल शेल है, एल शेल उसमें एस और पी सब शेल होते हैं। इस तरह एम शेल है, उसमें एस होता है, पी होता है, डी होता है, ये 3 होते हैं। इस तरह के एल एम एन में 4 होंगे, एस पी डी एफ। बट ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम इजीली बता सकें कि एक शेल में सब शेल कितने होंगे, आसानी से काउंट ही ना करने पड़े। हाँ जी, ऐसा फॉर्मूला है, याद रखना, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल्स। मगर कैसे, देखिए अगर मैं कहूँ एन की वैल्यू 1 है, मतलब के शेल है, एन की वैल्यू 1 पहला शेल को शो कर रहा है ना, जिसका नाम के है, तो उसमें कितने सब शेल्स होंगे, नंबर ऑफ। ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख देनी, ये भी डिफरेंस है, बताता हूँ। के शेल है, एन की वैल्यू 1 है, तो कितने सब शेल्स होंगे, नंबर ऑफ सब शेल्स का मतलब सब शेल्स की तादाद कितनी होगी, तो एक ही होगी, इसका नाम एक यानी कि एस सब शेल होगा। इस तरह दूसरा शेल एल है, जिस वैल्यू उसकी क्या होती है, एन की वैल्यू 2 होती है, उसमें सब शेल कितने होंगे, एन की वैल्यू 2 है, तो मतलब नंबर ऑफ सब शेल भी कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से, एस और पी। अब इस तरह एन की वैल्यू 3 में पुट कर दो, जो कि एम शेल होगा, उसमें नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे, 3 होंगे। देखे ना, ये नंबर ऑफ और ये वैल्यू दोनों तरफ सेम नज़र आ रही है आपको, तो 3 होंगे, एस पी और डी। इस तरह चौथे में 4 होंगे, पाँचवें में 5, इस तरह इंक्रीज होते जाएंगे बस। अब यहाँ पे आपने मिक्स नहीं कर देना। अगर मैं कहूँ एन की वैल्यू 1 है, तो क्या सब शेल की वैल्यू भी 1 होगी, वैल्यू नहीं देखनी, इसको नंबर देखना है भाई, ये तादाद कितनी है। इधर एन की वैल्यू 1 है ना, तो इसकी तादाद भी 1 है, ना कि इसकी वैल्यू 1 है। वैसे अगर मैं कहूँ एन की वैल्यू 1 है, मतलब के शेल है, तो अगर ये मैं कंसीडर करूँ एक सेकंड के लिए कि सब शेल की वैल्यू भी 1 है, क्या मतलब है, पी सब शेल होगा, क्योंकि एस सब शेल की जो वैल्यू होती है 0 होती है, ठीक है। पी सब शेल की वैल्यू 1, इस तरह डी की 2 होती है। ये उसमें ऐसी मेथड में समझाऊंगा, आपने ये याद रखना है, जितनी एन की वैल्यू होगी उतने सब शेल की तादाद होगी, उतने नंबर्स होंगे। आगे चलें, ये हो गए एक शेल में सब शेल। अब एक शेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ये भी फॉर्मूला होना चाहिए, जो कि अभी मैंने बताया है, यहाँ पे समझाया, हाँ ये डायग्राम में समझाया है कि अब पहला शेल है के शेल, उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, सब शेल भी 1 होगा, ऑर्बिटल भी 1 होगा, जिसे एस ऑर्बिटल कहते हैं। बट ये जो दूसरा शेल है, इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, सब शेल तो आपको पता है एस और पी होगा, ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एस सब शेल है तो एस ऑर्बिटल, मतलब एक ऑर्बिटल ये हो गया एस वाला, 3 ये हो गए पी एक्स पी वाई पी जेड, मतलब दूसरे शेल में 4 ऑर्बिटल्स होंगे। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम ये बता सकें कि ऑर्बिटल्स की तादाद बतानी है हमने, ऐसे ही 1 मिनट से भी पहले। तो शेल्स का और ऑर्बिटल्स का देख लें, ऑर्बिटल्स, हाँ जी, अगर मैं कहूँ उसका फॉर्मूला होता है एन स्केयर। क्या होता है, एन स्केयर, 2n स्केयर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला है, और एन स्केयर एक शेल में ऑर्बिटल्स बताने का फॉर्मूला है। कैसे, अगर मैं इनकी वैल्यू 1 पुट कर दूँ, 1 का स्केयर 1 होता है, क्या मतलब है, पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल होगा, अभी बताया मैंने, सब शेल भी एक ही होता है, ऑर्बिटल भी एक ही होता है, यानी के शेल है ना, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है जिसका नाम एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल भी होता है, एस सब शेल भी होता है, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अब देखें दूसरा एल शेल है, एन की वैल्यू मतलब 2 है, 2 पुट कर दो, स्केयर 2 का क्या आ जाएगा 4, मतलब 4 ऑर्बिटल्स, अभी बताया ना, एक एस ऑर्बिटल, दूसरे शेल में 3 पी एक्स वाले होंगे, 4 ऑर्बिटल्स एस पी एक्स पी वाई पी जी। इस तरह तीसरे में 3 का स्केयर
9 हो जाएंगे, चौथे में 16, इस तरह इंक्रीज होते जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब ये शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद फाइंड करने का फॉर्मूला था। अब आती है आगे काम की बात। अब एक होता है स्टैंडिंग वेव्स। इसका फॉर्मूला होता है जितनी एन की वैल्यू होगी ना, अगर मैं कहूँ एन की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स भी 1 होगा, मतलब एक ही स्टैंडिंग वेव होगी। एन की वैल्यू 2 है तो स्टैंडिंग वेव 2 होंगी, एन की वैल्यू 3 है तो स्टैंडिंग वेव 3 होंगी, इस तरह एंड सो ऑन चलती जाएंगी। ये भी आपने एज MCQs के तौर पे इसको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन है कि अभी तो मैंने बताया कि जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, बट एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी, डिफरेंट शेल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो Vn वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2.165 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब है, अब n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, मतलब पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या, जाहिर सी बात है डिक्रीज होती जाएगी ना वेलोसिटी, अभी मैंने बताया है। अब ये फॉर्मूला भी बता रहा है एन की वैल्यू इंक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। अब वैल्यूज पुट कर दें 2.165 10⁻⁶। जेड मतलब यहाँ एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये सपोज हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं कहूँ चलो हीलियम कर लें, 4 होते हैं, हीलियम में सॉरी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन एक हो, पहले शेल में 2 आ जाएंगे। तीसरे लिथियम की बात कर लें, पहले शेल में 2 होंगे, उससे अगले में 3 हो जाएंगे, 2 और इसमें 3 हो जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, एन की वैल्यू मतलब पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू पुट करनी, ये पुट कर दें मीटर पर सेकेंड, जो जवाब आएगा वो लिथियम के पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। बात समझ रहे हैं, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट एटम में वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, आप इससे भी याद कर सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला होता है, वो भी अगर आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितनी बार रेवोल्यूट करेगा, मतलब रिवॉल्व करेगा कितनी बार, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का Vn, वही अभी जो बताइए वेलोसिटी ओवर 2πRn। Rn यहाँ पे nth शेल का रेडियस है, Vn यहाँ पे nth शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी है। nth मतलब ऑर्बिट को, शेल को शो कर रहा है, मतलब अगर n की वैल्यू 1, पहले शेल में जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो पुट कर दें, पहले शेल का जो रेडियस है वो पुट कर दें, आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी बार कितनी रेवोल्यूशंस परफॉर्म करेगा, ये निकल आएगा। ये सारा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। आप इसे नोट्स बनाते जाएं ताकि फ़ायदा भी हो, बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन दी। मज़ीद अगर कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे तो वो हम जब MCQs करेंगे उसमें सॉल्व कर देंगे। और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लोगों के लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी इससे नोट कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे जो बताया मैंने, एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का ये फार्मूला है, एक शेल में ऑर्बिटल्स फाइंड करने का ये फार्मूला है, एक शेल में अपना सब शेल्स फाइंड करने का फॉर्मूला वही n की वैल्यू जो होती है वो होता है। अब मैं कहूँ एक शेल में सॉरी एक एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, जाहिर सी बात है सबको सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना है, पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स का, दूसरे का प्लस तीसरे का, इस तरह सबको ऐड कर देंगे। मैं कहूँ एक एटम में टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, तब भी सबको ऐड कर देना है, पहले शेल में जो ऑर्बिटल होंगे दूसरे में होंगे जो तीसरे में, प्लस सबको प्लस करते जाएंगे। इस तरह मैं कहूँ एक टोटल एक एटम में टोटल सब शेल्स कितने होंगे, जो n की वैल्यू होती जाएगी, पहले शेल में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, प्लस सबको करते जाएंगे तब टोटल सब शेल्स आ जाएंगे। आप ये भी इसी तरह कर सकते हैं। ये कुछ ट्रिक्स भी थे, शॉर्टकट नोट्स भी थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।